अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में गर्मी ने तोड़ा 103 साला रिकॉर्ड, आसमान से बरस रही है आग। हैदराबाद में दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान, लोग घरों में रहने दे रहे तरजीह। महकमा मौसमियात ने गर्मी के मामले में तेलंगाना के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इतवार तक गर्मी में मजीद इजाफे का इम्कान। कई मकामात पर दर्ज हरारत पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे ज्यादा गुड्डूर में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ दर्ज हरारत। आज़मीन हज की परवाज़ों का 9 मई से होगा आगाज। एयरपोर्ट अथॉरिटीज, सऊदी एयरलाइंस, महकमे पुलिस और दीगर ओहदेदारों के साथ तेलंगाना हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इजलास। मुलाजिमीन की खिदमात के एतराफ़ में आज दुनिया भर में मनाया गया मे डे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेहनत कश तबके को दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा मे डे तकरीब में KTR ने की शिरकत। रियासत के ऑटो ड्राइवर्स को परेशानी में डालने रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। बुनकरों और बीड़ी वर्कर्स पर GST लगाने मरकज की बीजेपी हुकूमत को बनाया निशाना। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के इंतजामात से मुतालिक बताई तफसीलात। कहा, गर्मी के पेश नज़र रायदही के दिन मुनासिब इंतजामात करने की दी गई है हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में धूप की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही है। दोपहर के वक्त लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं और हैदराबाद की सड़कें खाली नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स भी दोपहर के वक्त बाहर ना निकलने का मशवरा दे रहे हैं। मई के महीने के आगाज के साथ ही हैदराबाद और अजला में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने गर्मी के मामले में तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत खबरदार किया गया है कि इतवार तक गर्मी में मजीद इजाफा दर्ज किया जा सकता है और दर्ज हरारत 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर की बात करें तो मंगल को जियागुड़ा और रैन बाजार में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह लंगर हाउस और मादापुर में भी दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। काबिल जिक्र है कि रियासत में कई मकामात पर इस साल अप्रैल में दर्ज हरारत 44 डिग्री से तजावुज़ कर गया था। ये 103 सालों में रिकॉर्ड किया गया सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत बताया जाता है। महकमे मौसमियात की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 1921 से लेकर 2024 तक पहले किसी भी साल में ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इस साल रियासत के कई मकामात पर दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तो सबसे ज़्यादा गोदापुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हज 2024 के लिए तेलंगाना से मुंतखब आज़मीन की रवानगी के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज चारशंबे के रोज़ तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान शरीफ ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, सऊदी एयरलाइंस, पुलिस डिपार्टमेंट, एरिया पुलिस स्टेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। वाज़ेह रहे कि आज़मीन हज की पहली परवाज़ 9 मई को सुबह सवेरे होगी और 25 मई को आखिरी परवाज़ रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी हज सीज़न 2024 के ताल्लुक़ से जो ऑफ एयरपोर्ट की एक मीटिंग हुआ करती, जिसमें BCAS रीजनल डायरेक्टर और एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, इंटेलिजेंस से एक रिप्रेजेंटेटिव, लोकल यहाँ के एबिट्स PS के ACP इंस्पेक्टर वगैरह आके पूरा लेआउट का इंस्पेक्शन करे हैं हज हाउस का। जैसा कि एयरपोर्ट पे जो एक्टिविटी करना है उसका 90% ऑफ एक्टिविटी अपने को एयरपोर्ट पे हो जाता, हज हाउस पे हो जाता। यानी हज हाउस हज कैंप के दौरान एक सेमी एयरपोर्ट का शक्ल ले लेता। तो वो लोग जो एयरपोर्ट पे जो एक्टिविटी करना है, जैसा कि लगेज स्क्रीनिंग हो गया, जो लोगों का बोर्डिंग पास इश्यू, बोर्डिंग पास वगैरह, ये तमाम जो एक्टिविटीज़ एयरपोर्ट पे करना है वो एक्टिविटीज़ हर साल की तरह, हमेशा की तरह
यहाँ पे हज हाउस में करने के वास्ते वो लोग आके एक ट्रायल रन करके अपने अपने फीडबैक दे के गए हैं। उसके मुताबिक एक कंक्लूजन को आए हैं। हम लोग मिनट्स बनाए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है वो तमाम एक्टिविटी जो एयरपोर्ट पे करी जाती थी वो यहाँ पे हज हाउस में करके हाजियों की सहूलत के लिए क्या करेंगे। अभी जैसा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो इत्तला हुई है, हमारा फ़्लाइट शेड्यूल शुरू होने वाला है 9 मई से। 9 मई के दिन पहला फ़्लाइट है। वो फ़्लाइट 8 की रात का है, यानी अपन 9 में शुमार है तो 8 के दिन रात में 2 बजे यानी 9 की सुबह पहला फ़्लाइट निकलेगा यहाँ से मदीना के लिए। इस तरीके से 25 मई को आखिरी फ़्लाइट है। फ़्लाइट शेड्यूल आने के बाद हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मजदूरों के आलिमी दिन मे डे के मौके पर मेहनतकश तबके को मुबारकबाद दी। सीएम ने कहा कि तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी के तहत आलमी यौम मजदूर जज्बा तमाम शोबों में फैल गया है और मजदूरों को इज्जत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजदूर ही तरक्की में हकीकी शिराकतदार हैं और रियासती हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई सनती पॉलिसी यकीनन मेहनतकशों की तरक्की में मुआविन साबित होगी। सीएम ने कहा कि मजदूरों की फलाह व बहबूद को रियासती हुकूमत अव्वलीन तरजीह देती है। बीआरएस पार्टी की हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा मे डे तकरीब में पार्टी कारगुजार सदर केटी रामा राव ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर केटीआर ने वाज़ेह किया कि बीआरएस लीडर व तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर मजदूरों के तरफदार हैं। केटीआर ने यकीन दिलाया कि जिस तरह वो बीआरएस दौरे हुकूमत में कारकुनों के साथ खड़े थे वो मुस्तकबिल में भी उनकी हिफाजत के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर केटीआर ने रियासत के ऑटो ड्राइवर्स को परेशानी में डालने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की। वहीं उन्होंने बुनकरों और बीड़ी वर्कर्स पर मुल्क में पहली बार जीएसटी लगाने के लिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। ఫ్రీ బస్సు తప్పు కాదు, ఫ్రీ బస్ ఏం తప్పు కాదు, కానీ ఇవాళ అనాలోచితంగా ప్రణాళిక లేకుండా నిజంగానే ఫ్రీ బస్ చాలు చేసేది ఉంటే దానివల్ల ఉత్పన్నమయ్యే పరిణామాలు ఆలోచించాలి కదా। ఇవాళ రాష్ట్రంలో దాదాపు 50 పైచిలకు మంది ఆటో డ్రైవర్లు ఇవాళ ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు। వాళ్ళ గురించి ఆలోచన లేదు, వాళ్ళ కుటుంబాలు రోడ్డున పడతాయన్న ఆవేదన లేదు, వాళ్ళకి ఇస్తానన్న వెల్ఫేర్ బోర్డు దిక్కు లేదు, వాళ్ళకి నెలకి ఇస్తానన్న 1000 రూపాయలు కాదు కదా, రూపాయి ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు। ఏవి లేకుండా ఫ్రీ బస్సు అని ఆగమాగం పెడితే ఇవాళ మొత్తం ఆటో కార్మికులు రోడ్డున పడే పరిస్థితి। పోనీ ఫ్రీ బస్సు ఎక్కిన మహిళలైనా సంతోషంగా ఉన్నారా అంటే వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు, వాళ్ళు గుద్దుకుంటారు। మనం జీవితంలో చూస్తాం కొన్ని దృశ్యాలు చూస్తున్నాం, జుట్లు పట్టుకొని కొట్టుకున్నాడు, చెప్పులతో కొట్టుకున్నాడు। నేను ఉత్తర చెప్తలేను, నేను నా అనుభవం చెప్తున్నాను। మా సిరిసిల్లలో చూసినా ఇంకో కాడ కూడా చూసినా, నేను తిట్టుకుంటాను, మహిళలు కూడా ఏం సంతోషంగా లేరు। కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం రాగానే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆటో అన్నలను కూడా రోడ్డున పడేసింది। ఈ మోడీ ప్రభుత్వం మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం, చేనేత కార్మికుల మీద జీఎస్టీ విధించిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం, బీడీ కార్మికులను సావు దెబ్బగొట్టిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం, జీఎస్టీ వేసిన మొదటి ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం। వాళ్ళేమో జీఎస్టీ వేస్తారు మోడీ గారు, ఇక్కడున్న ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏమో వాళ్ళ సడుగులిరగొట్టింది। ఎట్లా? మొత్తం వాళ్ళకున్న ఆర్డర్లు ఇచ్చులు బంధు, వాళ్ళకి ఇప్పుడు బతుకమ్మ చీర బంధు, రంజాన్ తోఫా బంధు, క్రిస్మస్ కానుక బంధు అన్ని బంద్ అయితే వాళ్ళ మగ్గాలు కూడా బంద్ అయినాయి। మగ్గాలు బంద్ అయ్యాల మా సిరిసిల్లలో మళ్ళా నేత కార్మికులు, ఎందుకంటే నా క్షేత్రమే కార్మిక క్షేత్రం, సిరిసిల్ల అంటేనే కార్మిక క్షేత్రం, నాకు తెలుసు వాళ్ళ కష్టాలు। వాళ్ళ ఇల్లు ఎంత ఉంటుంది, ఇంటి బయట సాంచలు ఎన్ని ఉంటాయి, బయట షెడ్ ఎట్లుంటుంది నాకు ఎరికే। ఇల్లు 60 గజాలు, ఇంటెనక 25 గజాలు, ఆ 25 గజాలలో 4 సాంచలు, ఆ 4 సాంచలు నడుపుకుంటూ విద్యుత్ ఆధార కుటీర పరిశ్రమలో మా నేతన్నలు బతుకుతారు। నేను గత 15 ఏళ్ళుగా వాళ్ళ ప్రతినిధిని, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు, కాబట్టి నాకు ఎరికే। అందుకే అంటున్నాను, ఆయననేమో జీఎస్టీ సావగొడితే ఈయననేమో ఉన్న ఆర్డర్లు రద్దు చేసి వాళ్ళ బతుకులు ఆగం చేస్తాడు। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज हैदराबाद में एक प्रेस मीट करते हुए रियासत में लोकसभा इंतखाबात के इंतजाम से मुतालिक तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए 1,05,000 बैलेट की ज़रूरत होगी और ज़रूरी इजाफी बैलेट यूनिट्स भी तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस माह की 3 तारीख से होम वोटिंग का अमल शुरू होगा और रियासत के मुख्तलिफ लोकसभा हलकों में यह सिलसिला 4 दिन तक जारी रहेगा। होम वोटिंग के लिए 24,000 से ज़ायद राय दहिंदों के नामों को मंजूरी दी गई है, जबकि इस सिलसिले में 850 रूट्स की भी निशानदेही की गई है। इलेक्शन बंदोबस्त के सिलसिले में विकास राज ने कहा कि बाज़ अजला की जानिब से ज़ायद फोर्सेस की ख्वाहिश की गई है और इस बात से
ECI को वाकिफ करवाया गया है। विकास राज ने मजीद कहा कि अब तक मरकजी दस्तों के 160 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जबकि 100 से ज़्यादा कंपनियां पहले ही मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन की जा चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रायदही के दिन ड्यूटी के लिए 2,35,000 से ज़्यादा अमले को मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अजला के इंतखाबी अहदेदारों को रियासत भर में गर्मी की लहर के पेश नज़र रायदही के दिन मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। 29 अप्रैल को विड्रॉवल का टाइम ख़त्म हुआ, उसके साथ फाइनल वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का लिस्ट पब्लिश किया गया। अब बैलेट पेपर की प्रिंटिंग हो रही है। तो एक EVM का बैलेट पेपर होता है जो कि सेंट्रली यहाँ पर चर्चा गवर्नमेंट ड्रेस में हो रहा है, और पोस्टल बैलेट की प्रिंटिंग DOs एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। सो एक तरफ बैलेट्स की प्रिंटिंग, दूसरी तरफ EVMs, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 15 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि एक बैलेट यूनिट में 15 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं लगा सकते। 15 कैंडिडेट प्लस एक नोटा होता है। सो 15 से ज़्यादा कैंडिडेट होने पे दूसरे बैलेट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही 31 से ज़्यादा होने से एक तीसरे बैलेट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। सो इस कारण से बैलेट यूनिट्स हमें करीब 35,000 एडिशनल बैलेट यूनिट्स ECI को रिक्वेस्ट करके मंगाने पड़े, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, और उन पे एडिशनल FLC करके रैंडमाइजेशन करके पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के सामने ये सब करने के बाद 3-4 तारीख से उसकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैलेट पेपर्स भी तब तक प्रिंट हो जाएंगे, इसलिए उनकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी तरफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी चल रही है, और वो 6 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो इस तरह से ये स्टैचूटरी काम इस तरफ चल रहा है। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने जितने भी हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस आए हैं, जो कि 155 कंपनीज़ हमें एश्योर किया गया है कि आएंगे, उनके अलावे और थोड़ी कंपनीज़ की ज़रूरत हैदराबाद और दूसरे एरिया में DOs वगैरह ने रिक्वेस्ट किया है, तो हम लोगों ने भी ECI को रिक्वेस्ट किया। सो अगर वो आ जाएंगे तो वो होंगे, प्लस बायलैटरल बेसिस पे दूसरे स्टेट से बात करके करीब 20,000 एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाए जा रहे हैं। हमारे स्टेट के तरफ से यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के करीब 60,000 लोग हैं, तो ये सब लोग सिक्योरिटी में लगे रहेंगे। ऑफ कोर्स MCC के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एक फेयर और फ्री इलेक्शन का माहौल बना रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के वीडियो में मुबैना छेड़छाड़ के मामले में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस की जानिब से जारी करदा नोटिस पर हाजिर होने के लिए 4 हफ्तों का वक्त तलब किया है। कांग्रेस के कानूनी मुशीर व तर्जुमान रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि नई दिल्ली में द्वारका के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक ख़त रवाना करते हुए 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है, क्योंकि रेवंत रेड्डी इस वक्त तेलंगाना और दीगर रियासतों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। रेवंत रेड्डी के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 मेंबर्स बशमूल शिव कुमार अंबाला, अस्मा तस्लीम, सतीश और नवीन को भी नोटिसें जारी की गई हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज चारशंबे के रोज़ जगतियाल ज़िले के कोरटला में मुनक्किदा जना जात्रा सभा में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने तनकीद की कि PM मोदी के 10 साला दौरे हुकूमत में मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। बहुत मांगने पर मोदी सरकार ने तेलंगाना को गधे का अंडा दिया है। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के साथ स्टेज पर एक अलामती अंडा उठाकर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। మిత్రులారా, ఇయాల మనం మెట్రో రైలు అడిగినాం, మనకేమిచ్చిండ్రా అంటే గాడిద గుడ్డి ఇచ్చిరు. అదొక్కసారి ఇక్కడ సీను సీనన్నకు అదొక్కసారి ఇట్లే ఒకటి జీవనన్న గుడి, ఒకటి జీవనన్న గుడి ఒక్కసారి అందరూ చూడండి. 10 ఏళ్లలో మోడీ తెలంగాణకి ఏమిచ్చిండే అంటే మీరు గాడిద గుడ్డి అనాలి. 10 ఏళ్లలో మోడీ తెలంగాణకి ఏమిచ్చిండు? మెట్రో రైలు అడిగితే ఏమిచ్చిండు? మూసీ నిధులు అడిగితే ఏమిచ్చిండు?
పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం అడిగితే ఏమిచ్చిండు? కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? ఐటీఐడిఆర్ కార్డిఆర్ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మోడీ ఏం తెచ్చిండంటే గాడిద గుడ్డు తెచ్చిండని చెప్పాలి మిత్రులారా. నిన్న మోడీ తెలంగాణకు వచ్చిండు, మనకేం తెచ్చిండు? గట్టిగా ఢిల్లీకి వినిపించాలి. నిన్న మోడీ తెలంగాణకు వచ్చిండు, మనకేం తెచ్చిండు? భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణకి ఏమి ఇచ్చింది? అరవింద్ నిజామాబాద్కి ఏం తెచ్చిండు? ఈ గాడిద గుడ్డు తెచ్చిన వాళ్ళకు తెలంగాణ ప్రజలు ఓట్లేయాలన్నా? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोरटला में मुनक़िदा जनाजातरा सभा में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनके खिलाफ रिजर्वेशन के बारे में पूछने पर दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईटी बल्कि अब दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो डरने वाले शख्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ बीजेपी के मंसूबों को बहुत जल्द बेनकाब कर देंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि जीवन रेड्डी भारत की इत्तेहादी हुकूमत में मरकजी वज़ीर ज़राअत होंगे। దానికోసం నా మీద కేసు పెడతావా? ఆ కేసులకు భయపడతానా? నేను 20 ఏళ్ల నుంచి ఎన్నో ఒడిదుడుకులను చూసినా, ఎన్నో ఆటుపోట్లను చూసినా. ఇవాళ మీరు అనుకుంటుందేమో గుజరాత్ నుంచి వచ్చి తెలంగాణ మీద పెత్తనం చేస్తామని. అందుకే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు, మా 50 లక్షల నిరుద్యోగ యువకులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇది తెలంగాణ పౌరుషానికి, గుజరాత్ ఆధిపత్యానికి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ. చూద్దాం తెలంగాణ పౌరుషం గెలుస్తుందో, గుజరాత్ ఆధిపత్యం గెలుస్తుందో నేను చూస్తా. మా రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి, నా రాష్ట్రానికి వచ్చి, నా రాష్ట్ర నడిగడ్డ మీద నిలబడి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని బెదిరిస్తున్నావంటే తెలంగాణ సమాజం ఎడ్డిదో గుడ్డిదో కాదు. నువ్వు భయపడితే భయపడడానికి ఇక్కడ ఎవరు అమాయకులు లేరు. ఖబర్దార్ ప్రధానమంత్రి గారు, మీరు అనుకుంటుందేమో తెలంగాణ గడ్డ మీదకి గుజరాత్ నుంచి వచ్చి బెదిరిస్తామని. ఇది నా ఊరు, ఇది నా ప్రాంతం. నా ఊరికి వచ్చి నన్నే బెదిరిస్తావా? నేనేం మాట్లాడినా రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయొద్దని అడిగిన, రాజ్యాంగాన్ని మార్చొద్దని అన్నా. ఒకవేళ నీకు నచ్చితే నా మాట విను, నచ్చకపోతే నా ఇష్టం. రాజ్యాంగం మారితే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తానే ప్రజల్ని ఓట్లు అడుగు, ప్రజలే తీర్పిస్తారు ఎవరి పక్కన నిలబడాలను. అంతే తప్ప మీరు ఆలోచన చేయండి సోదరులారా. పక్కూరోడు మన ఊరికి వచ్చి మన ఊరు చౌరస్తలు నిలబడి మనల్ని అవమానించే విధంగా మన ఊరు వాళ్ళను తిట్టు ఊరుకుంటే మనం ఊరుకుంటామా? ఉంటామా? మనకేమన్నా విభేదాలు ఉండొచ్చు, మనకు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, కానీ మన ఊరు గౌరవం వచ్చినప్పుడు ఊరంతా ఏకంగా కావాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ నన్ను 1 తారీఖు నాడు అంటే ఇవాళ ఢిల్లీలో పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరుగామని హుకుం జారీ చేసిండు అమిత్ షా గారు. ఏం దౌర్జన్యమయ్యా ఇది? నేను ఇవాళ కోరుట్లలో మీటింగ్ పెట్టుకున్నా, సాయంత్రం కుక్కట్పల్లిలో పెట్టుకున్నా, ఆ తర్వాత శేర్లింగంపల్లి పెట్టుకున్నా, రేపు జగిత్యాలకు వస్తున్నా. నేనంట ఎన్నికల ప్రచారం అంతా మానేసి ఢిల్లీ పోలీస్ స్టేషన్లో రాజ్యాంగం ఎందుకు రద్దు చేస్తున్నారు, రాజ్యాంగాన్ని ఎందుకు మారుస్తున్నారు అని అడిగినందుకు ఢిల్లీ పోలీస్ స్టేషన్లో ముద్దాయిగా పోయి నేను హాజరు కావాలనంట. ఇదేనా మీ నీతి ప్రధానమంత్రి గారు? మీకు ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యత ఇచ్చింది ప్రజలు. तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के वीडियो की मॉर्फिंग मामले में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम आने पर अफसोस का इजहार किया। एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। इसके बाद अब रेवंत रेड्डी अपना सर कहां छुपाएंगे। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि फर्जी वीडियो के जरिए तेलंगाना को बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भले ही कांग्रेस पार्टी में नए होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही आइन की तौहीन की है। बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला का वीडियो कांग्रेस पार्टी ऑफिस से ही तैयार किया गया है। ताहम उन्होंने सवाल किया कि क्या ये काम राहुल गांधी के हलीफ कम्युनिस्ट दोस्तों ने किया है या फिर ये काम चीन की मदद से किया गया है। స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి పేరు సైతం కూడా మరి యొక్క మార్ఫింగ్లో రావడం అంటే కాంగ్రెస్ కార్యాలయం నుంచే ఇది జరిగినట్టుగా దానికి వెనకాల
మీ యొక్క కమ్యూనిస్టు మిత్రుల యొక్క లేదా మరి చైనా లాంటి దేశ సహకారంతో జరిగిందా, లేకపోతే మరి ఈ యొక్క ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఇవాళ? రాహుల్ గాంధీ మిత్ర బృందమా, లేదా చైనా కమ్యూనిస్టులా, లేదా మీరు రాహుల్ గాంధీ గురుతుల్యుడిగా భావించేటువంటి జార్జ్ సోరెన్ లాంటి వాళ్ళు ఆదేశం మేరకు జరిగారా? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस व हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार नखीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज चारशंबे की सुबह हल्के असेंबली कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मुख्तलिफ मोहल्ले जात जैसे पेंशनपुरा ईदगाह, जानी बेगम मस्जिद, बगदाद कॉलोनी, लतीफ़िया मस्जिद, अहमद कॉलोनी, अफसर खान कॉलोनी, हुदा पार्क, मोहम्मदी लाइन का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस के निशान पतंग पर वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान मुकामी अवाम ने जगह जगह बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया। याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने यूथ आइकन यासर अरफात के हमरा आज चारशंबे को सदर मजलिस व हल्का लोकसभा हैदराबाद उम्मीदवार नखीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने संतोष नगर बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने जा रहे लोकसभा इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी को भरपूर अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। साबिक रियासती वजीर व सनतनगर BRS एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के हमरा आज चारशंबे को मोंडा डिवीज़न में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिकंदराबाद में तारीख दोबारा लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग BRS के साथ हैं, जिसने हर तरह से आवाम के साथ खड़े होकर तरक्की की है। तलसानी ने मजीद कहा कि कांग्रेस को इख्तियार में आए 5 महीने हो चुके हैं। कांग्रेस को अब आवाम को बताना चाहिए कि उसने अब तक क्या क्या किया है। మాకున్నటువంటి బ్రాండ్ని ఎవరు కించపరిచో లేకపోతే ఇంకో విధంగా చేసి చేయలేరు కాబట్టి అల్టిమేట్గా నేను చెప్పేది ఒకటే, ప్రజాస్పందన బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది. డెఫినెట్గా పద్మారావు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే బీజేపీకి ఓటేయరు కాబట్టి ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్ మాకేస్తారని ఒక స్లోగన్ పెట్టారు. ఎట్లేస్తారు? ఒక రంజాన్ పండుగ చేయనిక శాతగాలే మీకు, ఒక క్రిస్మస్ పండుగ చేయనిక శాతగాలే మీకు, ఏం ముఖం పెట్టుకొని వాళ్ళని ఓట్లు అడుగుతారు మీరు? డెఫినెట్గా వాళ్ళకు అన్ని విధాలుగా అండదండలు అందించింది మేము వాళ్ళతో కలివిడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులం మేము. కాబట్టి రాజకీయాలలో ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంది, కానీ అల్టిమేట్గా దళితులకు దళిత బంధు ఇస్తామని చెప్పింది కేసీఆర్ గారు. ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా. రెండోది ఏంటంటే ప్రతిదీ కేసీఆర్ గారి ఆనవాళ్ళు ఉండొద్దు అంటూ సెక్రటరీ ఎవరు కట్టారు? ఎందుకు కూర్చుంటారు మీరు పోయాడ? అదేవిధంగా ప్రగతి భవన్ ఎవరు కట్టారు? ఎందుకు కూర్చుంటారు మీరు ఆడ? కాబట్టి నేనేమంటే అంటే చెప్పడానికి చేయడానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తీసుకోండి, నిన్న మొన్న हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने आज घासी बाजार बल्दी डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर इलाके के दुकानदारों और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने कहा कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और मजलिस पार्टी के दरमियान है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया।
हैदराबाद में मुकाबला सिर्फ AIMM से है, AIMIM से है। बीजेपी तो गिनती में भी नहीं आती। बीजेपी का जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ी हुई है माधवी लता, सियासत करना बोले तो लोगों तक के पास पहुँचना, लोगों के मसाइल को देखना, लोगों के मसलों को देखना, लोगों से मिलना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। रोड पे गाड़ी पे चढ़ गए, रोड पर नाच गाना कर रहे हैं, क्या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आज अमित शाह भी आ रहे हैं बोल के सुना मैं। आज बीजेपी के अमित शाह कहीं को आ रहे हैं, कैंडिडेट यहाँ पे कुछ नहीं कर सके। हमारे से कांग्रेस पार्टी से डर के आज अमित शाह को आ जाना पड़ा, क्योंकि अगर सेंट्रल में देखेंगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन है। ये खाली यहाँ पे एक ही ऐसा स्टेट है जिसके अंदर तेलंगाना का हैदराबाद एक ऐसा सिटी है जहाँ पे AIMM से मुकाबला है। बाकी के पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी से कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है। तो आज अमित शाह को डर के यहाँ पे हैदराबाद में आना पड़ा। आके ये बोलते यहाँ पे माधवी लता की कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि जो माधवी लता है तरीके से वो अपना रंग बदल रही हैं कि गिरगुड़ भी परेशान है इस वक्त। रंग उनके बराबर गिरगुड़ भी रंग नहीं बदल सक रहा। मुसलमानों के पास जाके बोलते हम मुसलमानों से पूछ रहे वोट दो। पहले थोड़े दिन पहले रजत शर्मा के शो पे बोले कि मुसलमानों को जब हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगी जब मेरे को सुकून मिलेगा। आज मुसलमान के पास क्या सूरत से जाके मुस्लिम एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इसी चीज़ को लेके इनके बीजेपी के खुद के वोटर हमारे हिंदू भाइयाँ खुद भी नाराज़ है कि ये जो सियासत है ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको दीवाना बना के हमारा वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। जमीयत अहले हदीस के अमीर हैदराबाद और सिकंदराबाद मौलाना शफीक आलम खान जामई ने रियासत की आवाम खास तौर पर मुसलमानों से अपील की है कि वो 13 मई को होने वाले इंतखाबात में अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने BBN चैनल से बात करते हुए वोटिंग परसेंटेज में इजाफे पर जोर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, आज मैं BBN न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप तमाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अनक़रीब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। ये मौका हम तमाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऐसे वक्त में हमें हालात से मायूस होने, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही वक्त है कि हम अपने आँख खोलें और गौर व फिक्र और तदब्बुर से काम लें। फुस्ताई ताकतों को शिकस्त देने का ये बेहतरीन मौका है। मैं आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने वोट को ज़ाय ना करें। अगर आप वाकई तौर पर फुस्ताई ताकतों को शिकस्त देना चाहते हैं तो सेकुलर लोगों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग हमारे आज भी ऐसे हैं जिनका ना तो वोटर ID कार्ड बना हुआ है, ना ही वो इस जानिब कोई तवज्जो देते हैं। अभी वक्त है कि आप जाग जाइए, होशियार हो जाइए और आने वाले कठिन हालात से मुकाबला करने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत अहम वक्त है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और हमारे तेलंगाना रियासत में 13 मई को पोलिंग की तारीख मुकर्रर हुई है। इस दिन आप लापरवाही का शिकार ना हो। नमाज फजर के बाद जैसे ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाए, अवलीन वक्त में आप अपना वोट का इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ताख़ीर, आपकी सुस्ती, आपकी काहली दूसरों के फ़ायदे का बायस बन जाए और जब आप पोलिंग स्टेशन पहुँचे पता चले कि आपका और किसी और ने डाल दिया है। तेलंगाना हज कमेटी के साबिक चेयरमैन व BRS लीडर मोहम्मद सलीम की जानिब से 2 मई बरोज़ जुमेरात नामपल्ली में वाक़े रेड रोज़ फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए हज कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में मोहम्मद सलीम ने बात करते हुए आज़मीन हज से शिरकत की दरख्वास्त की है। हर साल की तरह इस साल भी जो है हम ट्रेनिंग हज कैंप रखे हैं और रेड रोज़ पैलेस में हमेशा रखते हैं। चेयरमैन रहो या मत रहो उससे कोई मतलब नहीं है।
जब भी हम चेयरमैन थे भी तो हमारे पर्सनल उससे रखाते थे हम। और आने वाले टाइम में हाजियों को जो जो सहूलत होना है, ये ट्रेनिंग कैंप बोलते वहाँ के मौलाना लोग बात करेंगे, ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब और जाफ़र पाशा साहब, जो भी जहीद मौलाना जो है हमारे तेलंगाना स्टेट के, वो लोग बात करेंगे और जो दीन के बातें हैं वो समझाएंगे पूरे, और जो वहाँ के अरकान जो है उसके बारे में बात करेंगे। और सऊदी एयरलाइंस के भी लोग रहेंगे, वो लोग भी अपना बताएंगे कि प्लेन में क्या लेके जा सकते, कितना लगेज कैसा है, क्या है। कल इंशाल्लाह ताला कल पूरे मौलाना लोग, कुछ ऑफिसर्स सब मिलके जो है ना, कल हम रेड रोज में 10 बजे से हज कैंप ट्रेनिंग कैंप है और 1 बजे तक है। 1 बजे ठीक नमाज, उसके बाद में तनाउल ताम का भी इंतज़ाम रखा हूँ मैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि हाजी साहिबान से, मेरे भाइयों से बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग आइए, जो भी हाजी साहिबान है वो लोग आइए, उनके लिए रखे हैं खुसूसी ये मरकज़ी कैंप बोल के रखे हैं हम। लास्ट कैंप है ये, हम हमेशा करते हैं। इस बार भी जो है हाजियों की खिदमत के लिए क्या क्या चीज़ें, कैसा कैसा करना है, वहाँ के अरकान कैसे है, सब हमारे उलमा मशाखिन उलमा बात करेंगे और आप लोगों को मुखातिब करके जो जो चीज़ वहाँ की समझाना है बिल्कुल आप लोगों के सामने जो है ना पेश करेंगे। और आप लोग जितने हाजी साहिबान हैं आप लोग आइए, आके भरपूर इसका फ़ायदा लीजिए। आप मालूमात में इजाफा होगा और ईमान ताज़ा होगा उससे, क्योंकि उलमा वगैरह जो है जहीद मौलाना भी आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। ये 2-4 नाम बुलाऊँ मैं, और ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब भी है, जाफ़र पाशा साहब है, मक्का मस्जिद के इमाम साहब भी है, रिजवान कुरैशी साहब भी है, और बहुत लोग हैं, 10-12 लोग इसमें बात करेंगे। मौलाना लोग ही बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का करम है। आप लोग आइए, आकर 10 बजे से आ जाइए आप लोग। 1 बजे तक बयान रहेगा। 1 बजे के बाद इमीडिएट नमाज के साथ तनाउल ताम का भी इंतज़ाम रखे हाजी साहिबान के लिए। यकुम मई मे डे के पेश नज़र वरंगल खाजीपेट के मुख्तलिफ मकामात पर मे डे प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। MLA वरंगल वेस्ट एन राजेंद्र रेड्डी ने ऑटो ड्राइवर्स यूनियन, खाजीपेट प्राइवेट इलेक्ट्रिकल यूनियन INTUC की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी और खिताब किया। साबिक़ गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने हनमकुंडा ज़िले के मरकज़ में कारकुनों के साथ मे डे मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने हुकूक़ के लिए लड़ने वाले शहीदों को याद किया और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अपनाई गई मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में KCR की क़ियादत में कई फलाही स्कीमें नाफिज की गई, ताहम कांग्रेस हुकूमत BRS दौरे हुकूमत में नाफिज की गई इन स्कीमों को रोकने की साजिश कर रही है। ఆత్మగౌరవం కాపాడే విధంగా ప్రతి జిల్లాలో కూడా కార్మిక భవన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి విన్నవిస్తే వారు పెద్ద మనసుతోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో 2000 గజాలతోని కార్మిక భవన్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరడం జరిగింది। దానికి 2 కోట్లు కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా హన్మకొండ జిల్లా సంబంధించి కార్మిక భవన్లో స్వచ్ఛందంగా మా కార్మిక లోకమంతా కూడా కలిసి ఒక చిన్న కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ లోపు భవనం కోసం నిధులు కేటాయించినటువంటి సందర్భాన్ని నిధులు కేటాయించాలంటే దాన్ని ఈ ప్రభుత్వం రద్దు చేయటం కార్మిక లోకానికి అన్యాయం చేసిందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఒక పెద్ద ఆలోచనతోని ఆ కార్మిక భవన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। ప్రతి ఏటా కూడా కార్మిక మాసోత్సవాలు జరుగుతున్నటువంటి ఉద్దేశం ఈరోజు మా హమాలి కార్మికుడు వాళ్ళ కుటుంబంలో మరొక్కసారి హమాలి వృత్తి చేపట్టొద్దు, ఒక మేస్త్రి మరొక్కసారి ఆ కుటుంబం నుంచి తాపి పట్టొద్దు, ఒక ఆటో కార్మికుడు ఆ కుటుంబం నుంచి ఆటో హ్యాండిల్ పట్టొద్దు అనే ఉద్దేశంతో 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా కార్మిక మాసోత్సవాలు చేస్తున్న సందర్భంగా అనేక సత్ఫలితాలు ఇచ్చినాయి। మా కార్మిక కుటుంబ సభ్యులు
जिले संगारेड्डी के शहर सदाशिवपेट में हल्के लोकसभा मेदक के कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु की ताईद में इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसमें चेयरमैन तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन निर्मला जग्गा रेड्डी व दीगर ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कायदीन ने घर घर जाकर पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। ప్రైవేటీకరణ చేస్తాం, రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తాం అంటారు. మరి రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తే మా ఎస్సీ పిల్లలు చదువుకుంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎట్లా రావాలి, కాలేజీలో సీట్లు ఎట్లా రావాలి, ఓబీసీలకు సీట్లు ఎట్లా రావాలి, మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్లు కావాలి. మరి ఈ రిజర్వేషన్లు తీసేస్తే ఎవరు నష్టపోతాం? బడుగు బలైన వర్గాలు, బహుజన వర్గాలు అందరం నష్టపోతాం. ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఓటేసేటప్పుడు మన సమానతం చూసే పార్టీని చూసి ఓటేయండి. మన గురించి ఆలోచించే పార్టీ గురించి ఆలోచన చేయండి. ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి బీడీఎల్, అదేవిధంగా బీడీఎల్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్యాక్టరీ, ఐఐటి సోనియా గాంధీ గారు మన సంగారెడ్డిలో తీసుకొచ్చిర్రు, బిహెచ్ఎల్ తెచ్చిర్రు, అగ్రిసైట్ ఇచ్చిర్రు, సింగూర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టిర్రు, ఇందిరమ్మ భూములు ఇచ్చింది, అసైన్మెంట్ భూములు, లావణ పట్టాల భూములు ఇచ్చింది, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చింది. ఇవన్నీ చేసింది కూడా ఇందిరాగాంధీ గారు. గత 10 ఏళ్ల నుంచి మీ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఒక్కరికన్నా ఈ 10 ఏళ్లలో రేషన్ కార్డులు ఇచ్చిర్రు అమ్మ మీ అందరికీ? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఈ 10 ఏళ్లలో ఎవరైనా గరీబోళ్ళకి రేషన్ కార్డులు వచ్చినాయా? ये जो बिल लाकर मुसलमानों को नहीं, सारे दलित, एससी, एसटी, बीसी सभी को परेशान करने की कोशिश में है। लिहाजा मैं सभी हजरात को इंतबा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि बीजेपी को हरगिज ना वोट दे, और जो बीजेपी की बी टीम है बीआरएस, इसको भी हरगिज वोट ना दें, क्योंकि जब हम वोट करने जाएंगे तो हमारा वोट मुंतशिर नहीं होना है, क्योंकि बीजेपी और बीआरएस को डालना एक ही मतलब है। बीआरएस को वोट ना डालें, कांग्रेस को भरपूर तायद करें, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। हम इस 2024 इलेक्शन में राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं। एक नौजवान प्राइम मिनिस्टर, जो इनके वालिद का कारनामा है कि हर नौजवान के हाथ में जो आज कंप्यूटर है, राजीव गांधी जो राहुल गांधी साहब के वालिद है, इन्हीं का करिश्मा है जो आज हर नौजवान के हाथ में कंप्यूटर है। और जो इन्फोसिस, टाटा और कई सारे गूगल। तेलंगाना के जगतियाल जिले में कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें एक ससुर ने अपनी ही बहू का गला काटकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाकया सारंगापुर मंडल के रेचापल्ली गांव में चारशमे की सुबह पेश आया। बताया जा रहा है कि ससुर को बहू पर शक था कि उसके किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसी शक में ससुर ने बहू का कत्ल कर दिया। पड़ोसियों ने कत्ल की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस वहां पहुंच गई और ससुर राजा रेड्डी को हिरासत में लेते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल अस्पताल मुंतकिल कराया। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में गर्मी ने तोड़ा 103 साला रिकॉर्ड, आसमान से बरस रही है आग। हैदराबाद में दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान, लोग घरों में रहने दे रहे तरजीह। महकमा मौसमियात ने गर्मी के मामले में तेलंगाना के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इतवार तक गर्मी में मजीद इजाफे का इम्कान। कई मकामात पर दर्ज हरारत पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे ज्यादा गुड्डूर में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ दर्ज हरारत। आज़मीन हज की परवाज़ों का 9 मई से होगा आगाज। एयरपोर्ट अथॉरिटी, सऊदी एयरलाइंस, महकमा पुलिस और दीगर ओहदेदारों के साथ तेलंगाना हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इजलास। मुलाजिमीन की खिदमात के एतराफ़ में आज दुनिया भर में मनाया गया मे डे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेहनत कश तबके को दी मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा मे डे तकरीब में KTR ने की शिरकत। रियासत के ऑटो ड्राइवर्स को परेशानी में डालने रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। बुनकरों और बीड़ी वर्कर्स पर GST लगाने मरकज की बीजेपी हुकूमत को बनाया निशाना। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के इंतजामात से मुतालिक बताई तफसीलात। कहा, गर्मी के पेश नज़र रायदही के दिन मुनासिब इंतजामात करने की दी गई है हिदायत।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।